पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं। एक डरावनी सच्ची कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। मदन उसकी पत्नी शोभा शहर में नए नए आए थे। वो दोनों यहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। शोभा परेशान थी कि शहर में तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ हम किसी को नहीं जानते, कैसे क्या करेंगे। मदन ने शोभा को जब परेशान देखा तो उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब शोभा ने उसको अपनी चिंता का कारण बताया। मदन उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। यह कहते हुए वे दोनों रोड पे आगे की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे। अचानक शोभा से एक आदमी टकराया। उस आदमी ने शोभा को संभालते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं देखा। शोभा और मदन ने कहा, कोई बात नहीं। वो आदमी फिर बोला, शहर में आपको कभी देखा नहीं, लगता है नए आए हैं। जी हाँ, हम इस शहर में नए हैं, यहाँ हम किसी को नहीं जानते। शोभा और मदन ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया। जी, मेरा नाम रफ़ीक है और मैं पास ही की बस्ती में रहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे यहाँ ठहर सकते हैं, जब तक आपको कोई मकान नहीं मिल जाता। और वह शोभा की तरफ एकटक देखे जा रहा था। शोभा सोचने लगी कि एक अनजान इंसान इतना भला और इस शहर में हमारी मदद के लिए आखिर इतना तैयार क्यों है, जबकि आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता। शोभा सोच रही थी कि मदन ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया। अरे क्या सोच रही हो, चलो अच्छा हुआ इंतज़ाम हो गया, अब आराम से घर खोजेंगे, कहते हुए मदन ने राहत की सांस ली। दोनों रफ़ी के साथ उसके घर आ गए। आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, मैं बाहर से आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ, कहते हुए रफ़ीक शोभा की तरफ घूरती हुई नज़रों से देखते हुए दरवाजे से बाहर की ओर निकल गया। रफ़ी के जाने के बाद शोभा ने मदन से कहा, सुनिए जी, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा, ना ही ये जगह मुझे सही लग रही है। हम कहीं और चल कर रहते हैं। एक तो रात होने वाली है, ऊपर से भले आदमी ने हमारी मदद की है, उसका एहसान मानने की वजह तुम उस पर शक कर रही हो। मदन झुंझुलाते हुए बोला। बेचारी शोभा समझ नहीं पा रही थी कि मदन को कैसे समझाए, क्योंकि बस वही रफ़ीक की उन नज़रों को महसूस कर पा रही थी। मदन था कि रफ़ीक के गुण गाते नहीं थक रहा था। रात हो गई, खाना खा के सब सो गए। करीब रात के 2 बजे शोभा को अपने हाथ के ऊपर कोई नुकीली चीज़ महसूस हुई। कई बार तो शोभा ने नींद में ही उस चीज़ को झटक दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसे अपने हाथ पर वो नुकीली चीज़ महसूस होने लगी। अब शोभा की आंखें खुली। उसने इधर उधर देखा तो उस रात के सन्नाटे के अलावा वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटने को मुड़ी, उसके सामने एक विकराल शरीर वाला कोई था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस, जिसकी दहकती हुई लाल आंखें शोभा के एकदम सामने थी, उसे घूरे जा रही थी। ये देख शोभा डर से थर थर कांपते हुए चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर मदन की नींद खुल गई। मैंने तुमसे कहा था ना, हम कहीं और चल के रहते हैं, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुम नहीं माने, कहते हुए शोभा जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ, लगता है कोई बुरा सपना देखा। बाथरूम की तरफ से आते हुए रफ़ीक मदन के पास आकर बैठते हुए बोला, मैंने तो बाथरूम में ही आपके चीखने की आवाज़ सुनी थी, तभी मैं दौड़ के इस तरफ आया, रफ़ीक ने कहा। शोभा इतनी डर चुकी थी कि वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। दिन निकला, सभी ने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया। शाम को मदन ने रफ़ीक से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं शोभा के पास हूँ, उसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि यह बहुत डरी हुई है। ठीक है, कहते हुए रफ़ीक मार्केट चला गया। रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे कि अचानक शोभा को किसी ने पुकारा। शोभा, तुम कह रही थी ना यहाँ से चलते हैं, चले जाओ, मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और हाँ, अपने गहने भी ले लेना साथ में। शोभा अध जगी अध सोई सी उसके पीछे पीछे ऐसे चल दी मानो शोभा को अपनी सुध ही ना हो। थोड़ी दूर चलने के बाद शोभा एक ऊंची जगह पर बैठ गई और उस आवाज़ ने शोभा से कहा, शोभा, मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहीं से कहीं जाना मत। सुबह हुई, मदन उठा। उसने देखा शोभा बिस्तर पे नहीं है और ना ही रफ़ीक अपने बिस्तर पे था। मदन घबराया और इधर उधर पागलों की तरह शोभा को ढूंढने लगा। मदन को देखते ही बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए। पूछने लगे, क्या बात है भाई, किसे ढूंढ रहे हो? मदन ने बताया, मैं और मेरी बीवी 2 दिन पहले ही इस शहर में आए हैं। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, बस रफ़ीक को जानते हैं और उसी के घर में रहते थे। कहते हुए मदन ने जहाँ रफ़ीक का घर था उस ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। गांव का ही एक बुजुर्ग बोला, बेटा, जिस ओर तुम इशारा कर रहे हो उस ओर तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं है, और तुम कह रहे हो किसी का घर है, ये कैसे मुमकिन है?
उस बुजुर्ग के इतना कहते ही मदन ने पलटकर उस तरफ देखा जहाँ कुछ देर पहले वो सोया हुआ था। वहाँ दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय कब्रिस्तान के। ये देखकर मदन के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब वो गांव वालों से वो सारी बातें बताने लगा, कैसे वो अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती में आया, कैसे रफ़ीक से मिला, सब कुछ बताया। कुछ लोग तो मदन को पागल भी कहने लगे। ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है कोई पागल है। एक व्यक्ति ने मदन की बातों को ध्यान से सुना और शोभा को ढूंढने की बात कहने लगा। अब सब लोग शोभा को ढूंढने में जुट गए। सारे गांव में ढूंढ लेने के बाद भी शोभा नहीं मिली। किसी ने कहा, क्या घर की छतों पर भी देखा? फिर सभी ने अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। एक युवक ने अपनी छत से आवाज़ लगाई, एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है। जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग छत पर चढ़े। साथ में मदन भी चढ़ गया। ऊपर जाके देखा तो शोभा छत पर ही बैठी थी, जैसे मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मदन ने शोभा के सर पर हाथ रखा और पूछा, शोभा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसुध सी शोभा ने जवाब में जो कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। शोभा ने कहा, मेरे पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं, मुझे यहाँ बैठने को कहा गए हैं और मैं अपने सारे गहने भी ले आई हूँ, बस अभी आते ही होंगे। इतना कहकर शोभा बेहोश हो गई। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस घर की छत पर शोभा बैठी हुई थी उस छत पर चढ़ने का कोई भी साधन नहीं था।